जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपके आदि मानव से लेकर अफगानों के आक्रमण तक हम पूरा इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हर एक टॉपिक को, चाहे आपके वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, बौद्ध हो, जैन हो, मौर्य साम्राज्य हो, मगध साम्राज्य हो, फिर आपका गुप्त साम्राज्य हो, तो हर एक टॉपिक को इसके फिर आपके आखिरी में हम आपके दक्षिण भारत को भी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रयास करिएगा कि आप इसका नोट्स बना सकें। चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपके आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो, अगर हिस्ट्री से सवाल बनेंगे तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ही बनेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और हर एक चीज के नोट्स बनाना। जो आपको पता है अच्छी बात है, जो आपको नहीं पता है उसको आप नोट करने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। और आप सबको पता है कि जो इतिहास है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको बार नहीं पढ़ोगे तो आप उसको भूल जाओगे। तो सिंपल फंडा यही है कि आप इस वीडियो का नोट्स बनाएं और साथ में उसका टाइम आप रिवीजन करते रहेंगे, तभी मेरे वीडियो बनाने का कोई कम मतलब नहीं करेगा और तभी आपका भी यहाँ पर टाइम देने का कोई मतलब बनता है। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी ये जो वीडियो है वो हर एक एग्जाम के लिए, जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, चाहे वो आपके एसएससी हो, चाहे आपके वो रेलवे हो, सबके लिए आपको जो इतिहास का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग जो पैटर्न है वो सेम ही होता है। तो आपको बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में समझेंगे कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है कि इन्होंने ही इतिहास की रचना, मैंने इनसे ही शुरू हुई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी जो बुक है वो हिस्टोरिका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में समझेंगे कि इतिहास के जो जनक है कौन है, हेरोडोटस। और इन्होंने इतिहास के जो जनक है वो कौन है, आपके हेरोडोटस हैं। और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री अब उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। वो कौन सा काल कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल। और इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है पूरा पाषाण काल, जो कि अनंत से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है दूसरा मध्य पाषाण काल, ये है आपका 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और तीसरा है नव पाषाण काल, यानी कि 4,000 से लेकर 2500 यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तक का जो काल है वो उसको कहते हैं हम नव पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे जो फैक्ट की बात है हम पहले उनको कवर करेंगे कि जो आग का आविष्कार है वो आपका पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ है, यानी कि आपके 10,000 ईसा पूर्व से पहले आग का आविष्कार हो चुका था। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार है वो आपके नव पाषाण काल के अंदर हुआ है। ठीक है, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल के अंदर ही सीखी है। नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया है। तो सवाल पूछता है कि मनुष्य ने किस पशु को अपना पालतू बनाया, तो वो आपका कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि यानी कि खेती-बाड़ी, इसका आविष्कार भी नव पाषाण काल के अंदर ही हुआ है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से पहले का जो इंसान की जो जीविका थी, मानव की जो जीविका थी, वो शिकार ही उसका मुख्य आधार था। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा कि सवाल पूछता है कि जो प्राचीन मनुष्य हैं, इन होमोसेपियंस, उन्होंने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया, तो वो तांबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम जो औजार है वो आपका कुल्हाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कृषि का प्रथम साक्ष्य या उदाहरण आपके मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतवर्ष शब्द, जो ये वर्ड है भारतवर्ष, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो आपके जो बेसिक फैक्ट है तो आपको ध्यान रखने हैं और इनसे सवाल पे डायरेक्ट बनते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया से इनको डिवीजन करना है। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल जो है वो जौ है। नेक्स्ट, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उसका ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के
आहत सिक्के कहलाते हैं, यानी कि जिन सिक्कों के बारे में हमें सही से जानकारी नहीं है उनको हम आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ठीक है, और इस समय ये जो टाइम है ये आपका वैदिक सभ्यता का यानी वैदिक युग का ये टाइम पीरियड है। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है आपका प्रमुख वेद। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो जो हमारे भारतीय संस्कृति है इसके अंदर जो है आपके वो 4 वेद हैं। पहला कौन है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और सवाल इनसे डायरेक्ट पूछ देगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो आपको वो है 1028। कितने ऋचाएं हैं? तो 10,462। और कितने मंडल है? तो 10। ठीक है, नेक्स्ट। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है और ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी उसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है और ये सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेद के अंदर ही 7वें मंडल में राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी और यह युद्ध परुशनी यानी कि आज के रावी नदी के किनारे रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, सबको ध्यान रखना। ये अब हमारा यजुर्वेद यानी कि ये जो वेद है ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ये इसकी विशेषता है कि ये आपके पद के अंदर यानी कि कविताओं के रूप में भी और गद्य यानी कि गद्यांश के रूप में भी लिखा है और इसका 2 भाग है। पहला कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सामवेद। तो इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तो जो बोलते हैं कि भारतीय संगीत का कहां से लिया गया है, तो ये आपको सामवेद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं जिनमें मात्र 78 ही नई है, शेष जो है वो आपके ऋग्वेद से ही ली गई हैं। नेक्स्ट है हमारा अब आपका है अथर्ववेद। तो ये सबसे हमारा आधुनिक वेद है, इसको हम आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। पिपलाद और सौनक ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद को ही हम ब्रह्मवेद कहते हैं, इससे सवाल डायरेक्ट बनता है। नेक्स्ट, और इसके अंदर ये बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके जो वेदांग होते हैं इनकी जो संख्या है वो कुल संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प और 5वां निरुक्त और 6ठा छंद। ठीक है, ये आपके 6 हो गए। क्या ये आपके वेदांग है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये कुल 18 पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट है पुराणों के रचयिता जो है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे जो प्राचीन है वो है आपका मत्स्य पुराण। वर्तमान उपलब्ध जो पुराण है वो गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, यानी कि विष्णु पुराण मौर्य वंश के समय ही लिखा गया है और मत्स्य पुराण का सातवाहन से है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। जो अर्थशास्त्र लिखा तो वो है चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रजत रंगनी पुस्तक का कल्याण है और इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। तो सवाल पूछता है कि किस प्राचीन पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, तो हो जाएगा रजत रंगनी, जिसके लेखक कौन है? कल्हण। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है? पाणिनि और यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है और इसका नाम इसमें 8 अध्याय होने के कारण इसका नाम पड़ा अष्टाध्यायी। ठीक है, नेक्स्ट सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो है आपका मनु स्मृति और इसका जो लेखक है वो कौन है? मनु है। नेक्स्ट जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों आप सच बताना कि अब तक हमने जितने भी फैक्ट पर चर्चा की है, जितने फैक्ट हमने पढ़ा है, आप बताइए कि क्या इनसे सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है। अगर सवाल पूछता है दोस्त तो आप अभी कमेंट में करें कि यस, आप कमेंट करें कि यस सवाल पूछता है। अगर आपको लगता है कि नहीं इनसे सवाल नहीं पूछता तो आप नो कमेंट करें। नेक्स्ट है
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जैन के साहित्य को क्या कहते हैं, तो वो आपके आगम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है और इसको भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु जो है वो आपके ये, चलिए आपका सवाल है ये कि भद्रबाहु कौन सी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? क्या वो तीसरी थी, क्या वो पहली थी, चौथी थी या दूसरी थी? आप बताएं, आपको पता है तो आप कमेंट करें। खैर जब आपका बौद्ध चैप्टर आएगा तो हम उसमें पढ़ने वाले हैं ही, लेकिन आप अभी बताएगा आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां हैं, यानी कि जो जातक कथाएं हैं महात्मा बुद्ध के समय से पहले की जो कहानियां होती थी बौद्ध की, वो आपके जातक कथाएं में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ हो क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। कपि मतलब क्या होता है? बंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो टाइम है वो है टॉपिक वाइज करने का। अभी तक हम पढ़ रहे थे बेसिक। यहां से इतना जरूर है कि सवाल पूछता है। अब जो टॉपिक है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, आपका मौर्य साम्राज्य हो गया, आपका मगध साम्राज्य हुआ, फिर आपका गुप्त साम्राज्य और दक्षिण भारत। अगर हिस्ट्री में सवाल पूछने हैं तो 90% चांस है कि इन्हीं 4-5 टॉपिक से पूछेगा। अगर प्राचीन भारत से सवाल पूछने हैं तो 95% चांस है कि इन्हीं टॉपिक से पूछेगा। तो हम सबसे पहले आपके पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के आसपास ही बसी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो काल है वो क्या है? आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका आपको जो टाइमिंग है कि इस समय के बीच में ये सभ्यता उपजी थी और विलुप्त भी हो गई। नेक्स्ट, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछता डायरेक्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी। तो सवाल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? खोजेगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे और यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो ध्यान रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता, ये आपका एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था आपको वो लोथल है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो आपके थी भाव चित्रात्मक, और ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यानी कि जिस तरह आपके उर्दू लिखी थी ना दाएं से बाएं, सेम उसी तरह भी ये भी लिपि है जो भाव चित्रात्मक, ये भी आपके दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में नगर और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। नेक्स्ट, सिंधु समाज मातृ संतात्मक था। इससे भी सवाल आपका डायरेक्ट पूछता है कि सिंधु समाज जो था वो कैसा था? क्या वो मातृ संतात्मक था या पितृ संतात्मक था? तो आपका सही आंसर होगा मातृ संतात्मक। ठीक है, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है और ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधुवासी को बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। ये लोग बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। नेक्स्ट, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हम। अब आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, वो स्थल अभी कहां पर है, किस नदी किनारे? सवाल पूछता है, सीधे पूछता है कि ये बताइए कि जो लोथल है वो किस नदी किनारे पूछता है, तो हो जाएगा भोगवा। तो खैर हम पढ़ते हैं। पहले क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर है स्थित है और ये रावी नदी किनारे बसा हुआ है। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है और इसका ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट, चन्हुदुरो पाकिस्तान के अंदर है, सिंधु नदी। नेक्स्ट, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और पांचवा का लोथल जो भगवान नदी के किनारे है और ये गुजरात है। याद रखिएगा लोथल जो है
वो सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट है रोपड़, जो पंजाब में है, वो सतलज नदी के किनारे है। और सातवां है आलमगीरपुर, और ये पूर्वी बॉर्डर भी था सिंधु घाटी सभ्यता का। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आप देखिए, आपका ये हो गया नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, आपका ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो पूरब जो है इधर आपके यहाँ पर था आलमगीरपुर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपके जो यहाँ पर था वो आलमगीरपुर था, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं कि रंगपुर कहाँ गया हम, जो आलमगीरपुर है वो आपके मेरठ के अंदर है, मेरठ के अंदर था, और ये आपके हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर इस तरह का रंगपुर है जो गुजरात में है और सुखभाद्रा नदी के किनारे है। एक धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गुजरात में है, और ये मनसर और मनहर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बनावली, जो कि हरियाणा में है, और ये रंगोई नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट सुतकांगे डोर, जो कि सबसे पश्चिम में पड़ता था, और ये पाकिस्तान में है, और ये दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जिनसे डायरेक्ट सवाल बनता है, क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत है वो आपकी अन्नागार था, ठीक है। और इसकी जो मुख्य फसल है वो आपके गेहूं और जौ थी। ये लोग सूती और उन्हीं वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए थे, और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। तो अभी बताइए कि कालीबंगन कहां पर है। अभी हमने पिछले डिस्कस क्या बताइए, कमेंट कीजिए कि कालीबंगन कहां पर है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपको पता तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को पीछे करें और देखें, फिर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने कारखाने लोथल और चंद्रों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चावल के साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। नेक्स्ट ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना और पासा खेलने का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट सिंधु समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। तो दोस्तों ये जो कुछ पॉइंट थे जो हमने अभी आपके सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है, तो आपका यही काम है कि आप इसको पढ़ें बढ़िया से। और दोस्तों इसका जो आपका पीडीएफ है, यदि आप चाहते हो कि हाँ रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ भी मिल जाए, तो दोस्तों आपको वो भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो हम ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो आप वहां से आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने मोबाइल से ही इसको पढ़ सकते हो और साथ में रिवीजन भी कर सकते हो बढ़िया से। तो दोस्तों बस इसके लिए यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक यार इस वीडियो को लाइक चाहिए। देखते हैं यार आप कितना लाइक कर पाते हो। चलो अब हमारा दोस्तों टॉपिक है, अब हम आपके सिंधु घाटी सभ्यता को निपटा चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है आपका वो है वैदिक सभ्यता, है ना। और जो इसका टाइमिंग है वो आपका है आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। यही टाइम पीरियड आपका वैदिक सभ्यता का। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो है वो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। मैक्स मुलर ने बताया था कि जो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, यानी कि ईरान से आए थे, और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे। तो ध्यान रखेगा ये। नेक्स्ट आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, और आर्य शब्द का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट आर्यों की भाषा संस्कृत थी और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ध्यान रखेगा कि जो वैदिक सभ्यता है ये आपका ग्रामीण सभ्यता है, वही जबकि सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपका जो है वो आपका नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं।
प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। जो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, और विश्व का प्रधान विस्पति कहा जाता था, और जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, और उस समय स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। यानी कि उस टाइम पर जो धन था, जो मुद्रा थी, वो गाय थी। जो उस तरह का जो व्यापार था, वो जो व्यापार जो लेन देन था, वो गायों के रूप में होता था। नेक्स्ट, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो वाजपति है, ये उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है। आर्यों का समाज पितृसंतात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। उस समय जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पदार्थ सोमरस था, और यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़ों के सामूल्य तथा पेशस कढ़े हुए कपड़ों को कहते हैं। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस भी कहा जाता था, तो तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नेक्स्ट, गायों की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड या देश से निकालने का प्रावधान था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका टाइम है वो है उत्तर वैदिक काल का, यानी कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस समय क्या बदलाव हुए? तो देखो, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते थे। नेक्स्ट, जो सत्यमेव जयते है, यह के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो सवाल पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तब को ध्यान रखना कि मुंडको उपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो महाकाव्य है वो 2 है, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं, और महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। तो ध्यान रखने हैं पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका टाइमिंग है ये आपका जैन धर्म का है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म का। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन है? आपके ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, और इनका ही उपनाम आदिनाथ था। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला देवी था, वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्भिक ग्राम में
ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको हम कैवल्य भी कहते हैं। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा यानी कि अर्ध मागधी में दिए थे। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाल इससे बनता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं, वो कैवल्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी कि आज के राजगिरी में हुई थी। तो सवाल पूछता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी, पावापुरी हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म तीर्थंकरों के जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो यानी कि आज जो मध्य प्रदेश है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। और यह सवाल डायरेक्ट बनता है कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है, सवाल इसे दो बनते हैं कि खजुराहो का जो मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है, और दूसरा इसका निर्माण किसने करा, तो वो हो जाएगा चंदेल शासकों ने। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ राजा के नाम है जो जैन धर्म को मानते थे। वो है कौन? उदयन है, वंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, खारवेल, अमोघवर्ष और चंदेल शासक, जिन्होंने आपका खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष आपका स्थूलभद्र था। नेक्स्ट, द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई। इसका अध्यक्ष जो है आपके वो है क्षमा श्रमण। और जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन? पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर कौन? जो आपके सफेद वस्त्र पहनते थे। और दिगंबर कौन? जो आपके हमेशा नग्न रहते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। जो लोग सफेद कपड़े पहनते थे उनको हम कहते हैं श्वेतांबर, और ये आपके स्थूलभद्र के शिष्य थे। जो दिगंबर यानी कि जो नग्न रहते थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका जैन धर्म खत्म होता है, और अब जो टाइम है, अब ये समय है बौद्ध धर्म का। दोस्तों बताइएगा कितने लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है। आप यार कमेंट करो, बताओ कि हाँ जो अब तक मैंने पढ़ाया है क्या वो आपको लगता है कि सवाल बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप बताओ मुझे, क्योंकि आप ऑलरेडी यार पढ़ रहे हो तो आप पहले सेट ही मारते होंगे। तो क्या लगता है कि जो मैं आपको जो पॉइंट करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम से रिलेटेबल है कि नहीं? आप अभी कमेंट करो। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो आपके गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। और इनका बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। और इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के कुंबली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका पालन पोषण इनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब वो कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सन्यासी को देखा है। दोस्तों सवाल सीधा बनता है कि जब गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु के सैर पर निकले हैं तो उन्होंने किस क्रम में 4 व्यक्तियों को देखा? तो आपका इन्हीं को वो आगे पीछे कर देता था। कोई ध्यान रखना, पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार, फिर आपके 100 और फिर सन्यासी को देखा, और इसके बाद से इन्होंने सन्यास लेने का मन बना लिया था। ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने यानी गौतम बुद्ध ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की अवस्था में गृह यानी कि घर से निकल गए थे, जिसे बौद्ध धर्म में
महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, 7 वर्ष तक विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम और रुकरामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा लिए। तो सवाल पूछता है कि उनके पहले गुरु कौन थे, तब हो जाएंगे अलार्म कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अलार कलाम है वो सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि आज की फल्गु या पुनपुन नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, यदि आपने पहले भी हिस्ट्री पढ़ रखा है तो बताइए कि जो ये पीपल के वृक्ष जहां पर इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको किस शासक ने कटवाया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको पता है अभी तो आप अभी कमेंट करें। उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया। सवाल यहां से बनता है कि उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया, तो वो आपका सारनाथ हो जाएगा। और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था इसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और कलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ है। नेक्स्ट, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मौदगल्यान थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। ठीक है, बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे एक लोहार के आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया जिससे उन्हें रक्त तिसार हो गया और जिससे भयानक पीड़ा हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी वर्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल इसे डायरेक्ट पूछता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार या पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। सवाल इनसे पूछता है कि कौन कौन 3 पिटक हैं। नेक्स्ट, अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार आपके पाली भाषा में किया गया था। अब बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा ही सब कारणों का कारण है। नेक्स्ट, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट, बुद्ध अनात्मवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भाग हैं आपके यहाँ? शून्यवाद और विज्ञानवाद। आगे बढ़ते हैं। जो शून्यवाद है इसके जो प्रवर्तक है वो कौन थे? आपके नागार्जुन थे, जिनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता था। नेक्स्ट, विज्ञानवाद के प्रवर्तक आपके मैत्रेय नाथ थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उर्वेला में तपस्या की है। नेक्स्ट, सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। नेक्स्ट, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बुद्ध पावापुरी से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया है। तो यहां से भी सवाल आपका डायरेक्ट बनता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो क्या हो जाएगा? सुभद्र। ठीक है, अब आगे हैं।
अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तक हम आपके बौद्ध तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है भारत के यौन राज्य, यानी कि अब हम जितने भी भारत में आपके प्राचीन इतिहास के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको हम अब क्रम जानेंगे और साथ ही उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो आपके हिंद यूनानी थे, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए और कुषाण आए। तो दोस्तों सवाल इससे बनता है कि इनका सही क्रम क्या है। सबसे पहले आपको हिंद यूनानी रखना है, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था और यह आक्रमण उसने 190 ईसा पूर्व में किया था। 190 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। तो यह सवाल पूछता है कि जो डेमेट्रियस है ये इसने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया, तो वह आपका साकल हो जाएगा, ठीक है। हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था, ठीक है। और इसकी जो राजधानी साकल यानी सियालकोट थी, यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन यानी कि नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। और इन्हीं दोनों की जो वार्तालाप है उसकी एक पुस्तक भी है जिसे बोलते हैं मिलिंद हो, उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर है कि मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो हो जाएगा हिंद यूनानी है। लेकिन अगर सवाल ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तब हो जाएगा गुप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंद यूनानी द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो सवाल पूछ सकते हैं कि गंधार कला की शुरुआत कहां से हुई है, तब हो जाएगा हिंद यूनानियों के द्वारा की गई थी, ठीक है। तब यहां पर आपके यूनान खत्म। अब आपका है शक। तो यूनानियों के बाद आपके शक आए थे, ठीक है। शकों की 5 शाखाएं आए थे और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यह भारत में चारागाह की खोज में आए थे। प्रथम शक राजा मऊ भोज था। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक सनद चला जिसे विक्रम सनद के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि विक्रम सनद जो है वो क्या आपके 18 ईसा पूर्व में चलाया गया था। अगर सवाल ये पूछ दे कि जो आपका है शक सनवत जिसको कनिष्क ने चलाया था वो आपके कब शुरू हुआ, तब हो जाएगा आपका 78 ईस्वी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदमन प्रथम था जिसका शासन गुजरात के एक बहुत बड़े भाग पर था। और इसी का एक अभिलेख भी है जिसको बोलते हैं गिरनार अभिलेख। हम हाँ यहाँ पर है, आगे है। रुद्रदमन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। रुद्रदमन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तो यहां पर आपका जो शक है वो खत्म हो जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने ऑलरेडी आपको मार्क कर दिया, तक उनको पढ़ लेना है। और देखो यार जितना हो सकता है आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका सिकंदर। तो थोड़ा बहुत हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं कि जो सिकंदर है विश्व विजेता कहते हैं इसको। इसका जो जन्म है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था, वो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सिकंदर ने भारत पर
326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुर यानी कि पोरस के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया है और इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पिस या बिसिता का युद्ध भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर सिकंदर सवाल पूछेगा तो इसी से पूछेगा कि हाइडेस्पिस या बिसिता का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था और किस के बीच में लड़ा गया था, तो ये ध्यान रखेगा आपको। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। वो भारतीय दार्शनिक कलानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। इसका जल सेनापति का नाम निर्याकस था तथा इसके प्रिय घोड़े का नाम बुकाफेला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है मगध राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 80% चांस होते हैं कि तो मगध से ही बने। मगध में आपका हो जाएगा बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, फिर धनानंद हो गया, फिर आपका मौर्य समाज होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, जो है मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था और इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगिरी थी और इसी का पुत्र का नाम जरासंध था, ठीक है। अब आते हैं हम हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा है। इसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था। वो बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध राज में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो राजगिरी को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, वो आपका बिंबिसार था। बिंबिसार ने ही राजवंश जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास आपका भेजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ये जीवक हैं ये बहुत ही बड़े आपके चिकित्सा क्षेत्र में बहुत इनको ही जनक माना जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़े ज्ञाता थे चिकित्सक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया, जो बहुत लंबा टाइम होता है 52 वर्ष। नेक्स्ट, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वो 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। यानी अजातशत्रु सबसे पहले तो वो जैन धर्म को मानता था लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सार था। इसी के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करें कि अजातशत्रु की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में उदयन को प्रीतभक्त बताया गया है जबकि बौद्ध ग्रंथों में उदयन को प्रीतहंता बताया गया। तो ध्यान रखना है कि कहां पर उसको प्रीतभक्त बताया गया है और कहां पर उसको प्रीतहंता बताया गया है। नेक्स्ट, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था और नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले वैशाली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन सा था, वो हो जाएगा आपका शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती राज्य को भी मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गया। यानी जो कालाशोक है ये पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक आपका महापद्मानंद था। ये इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल पूछता है कि नंद वंश का संस्थापक
महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य और विशाल सेना के लिए पॉपुलर था। लेकिन जब नंद वंश अपने चरम पर था तो उस समय इसकी सेना और इसके जो राज्य में जो रिसोर्स थे वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके थे। नेक्स्ट, धनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका समय है मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। तो सवाल पूछता है कि इसके इतिहास में सेंड्रोकोटस किसे कहते हैं, तब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और इसी की सहायता से उन्होंने धनानंद को हराया था। और इन्होंने ही आपके अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। और जो अर्थशास्त्र है ये आपके धन की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये आपके राजनीति की पुस्तक है। सबको ध्यान रखना है कि ये आपके राजनीति की पुस्तक है। आगे बढ़ते हम। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम राजनीति से है। तक्षशिला धनुर्विद्या और वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो तक्षशिला था उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ पर आपके धनुर्विद्या और वैद्य की यानी चिकित्सा की शिक्षा के लिए यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की। कौशल का राजा प्रसेनजीत, मगध का राज और जीवक तथा चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना भी था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नहीं, ये तो इतिहासकार है यार। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया था और इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला यानी आज जो कर्नाटक है इसमें यहीं पर आपकी इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। अब आता है बिंदुसार यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आपका बिंदुसार था। ठीक है, तो जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान रखिएगा कि ये किस संप्रदाय का अनुयायी था, हो जाएगा आजीवक। नेक्स्ट, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटीयोकस ने भेजा था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था।
तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब है आपका अशोक महान। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी आपका अशोक महान हुआ था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था, ठीक है। और अशोक ने नेपाल में ललित पतन नामक नगर बसाया था। इसमें 2 नगर बसाया था, कौन कौन? नेपाल के अंदर ललित पतन और कश्मीर के अंदर श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो जो कलिंग की राजधानी है वो आपके तोसली था, ठीक है। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मार को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वो भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधा गुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। वो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंघमित्रा एवं करुआ की अशोक की पत्नियां थीं। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने ही किया था। दोस्तों, अशोक से बहुत ज्यादा सवाल बनता है, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, तो आपको ध्यान से हर एक पॉइंट को पढ़ना भी है और सुनना भी है। नेक्स्ट, अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमेइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने पढ़े थे और इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेनथेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ की संख्या 7 है और ये केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। अशोक के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी अभिलेख को आपके रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुनिदेई है। अशोक का सरकुना अभिलेख ग्रीक और आर्मेक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। इसके 14 शिलालेखों में से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसमें इसने कभी भी हथियार उठाने का इसने प्रण लिया था। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में सशस्त्र अधिकारी को तीर्थ यानी महामात्र कहते थे और इसकी संख्या 18 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा थी वो थी का पण। अशोक का नाम देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय भी है। तब आपका दोस्तों अब यहाँ पर आपका जो मौर्य साम्राज्य पूरा आपका खत्म हो गया है। अब जो टाइम है आपका वो है ब्राह्मण साम्राज्य का। तब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, ब्राह्मण साम्राज्य
तो पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था और वह ब्राह्मण जाति का था, इसलिए इसने अपने ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना किया। इसलिए बोलते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो होगा का पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। तो जो मनुस्मृति इसकी रचना कब हुई थी, तो वो शुंग काल में हुई थी। नेक्स्ट, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। भरहुत स्मृति का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईस्वी में वसुदेव ने कर दी थी। मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की नींव डाली। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मत था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट, सुशर्मा की हत्या 60 वर्ष में 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मातृ संतात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं। तब ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है कि जो सातवाहन है वो जो समाज में कैसा था, मातृ संतात्मक। नेक्स्ट, ये सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वो रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने ही किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा आपके सातवाहन वंश ने ही शुरू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है कुषाण। तो पल्लवों के बाद कुषाण आए, जो युची और तोखरी भी कहलाते थे। युची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था, उन्हीं में से एक कुषाण थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस था और इसने 15 ईस्वी में ही कुषाण वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था और इसकी राजधानी पुष्पुर यानी आज के पेशावर में थी, जो पाकिस्तान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चला, जो शक संवत कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कनिष्क ने ही शक संवत 18 ईस्वी में जारी किया था। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, यानी हम आज भी उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पर थोड़ा सा लग रहा है गलत है। ये कुषाण जो थे ये बड़ी संख्या में ही बल्कि सबसे शुद्ध जो सोना के सिक्के थे उन्होंने जारी की थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर पूछ दे किसकी सबसे प्रथम किसने जारी की थी सोने के सिक्के, तब तो हो जाएंगे यूनान, हिंदी यूनानी। अगर ये पूछ दे कि सबसे शुद्ध मात्रा में, तब तो वो हो जाएंगे कुषाण। अगर पूछ दे सबसे सर्वाधिक मात्रा में, तब का हो जाएगा गुप्त काल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सवाल ये पूछता है कि प्रथम सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो हो जाएगा आपका यूनान हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछ दे कि सबसे शुद्ध मात्रा में किसने जारी किए, तो हो जाएगा आपका कुषाण। और ये पूछ दे कि सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो हो जाएंगे गुप्त। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का पुरोहित आपका संरक्षक था। कनिष्क के दरबार में
अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्व, महाचित और संघरक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये बुद्ध चरित्रम। नेक्स्ट और इसी को बोलते हैं बौद्धों का रामायण। सवाल ये पूछता है कि बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं, हो जाएगा बुद्ध चरित्रम। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास भी इसी कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। ध्यान रखिएगा कि रेशम मार्ग पर इनका भी नियंत्रण था। आगे बढ़ते हैं। अब आपका समय है गुप्त साम्राज्य, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे चांस होता है क्योंकि 80% चांस है कि इस टॉपिक से सवाल पूछता है, तो ये आप इसको बहुत ध्यान से लेकर चलना है। तो जो है गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी तक था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि गुप्त वंश का था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 ईस्वी में जारी किया था। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में आपके राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजा, दक्षिण वर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अब है आपके यहाँ पर समुद्रगुप्त की उपाधि। इसको हम बोलते थे अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमांक। तो ये आपके समुद्रगुप्त की उपाधियां थी। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसका सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते थे। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। तो सवाल पूछता है कि फाहियान किसके समय में आया था? सवाल पूछता है कि ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। खैर, आपको ध्यान रखना यहाँ पर कि फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त और ब्राह्ममिहिर जैसे विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त यानी गोविंद गुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त है। इसका कार्यकाल 455 से 467 था। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं।
हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। हुनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनः उद्धार किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था और बड़े अधिकारी को दंडपासी कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, सवाल डायरेक्ट पूछता है कि गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो हो जाएगा उज्जैन। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की जिसे दिनार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक या रूपक कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के ईरान्य अभिलेख से मिलता है। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। यह 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास और दास प्रथा भी थी। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। मंदिर बनाने कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहते थे। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन सा होगा आपका? वो है गुप्त काल, गुप्त एरा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो इसका संस्थापक आपका पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर जो आज हरियाणा में है, हरियाणा थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इस वंश का चौथा जो ये है, ये इस वंश का चौथा शासक था और इसके पत्नी का नाम यशोमती था। वो अपने पति के साथ सती होगी। इसके 2 पुत्र थे, कौन? राजवर्धन और हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। राजवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था। शशांक वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो सवाल पूछता है कि बोधि वृक्ष यानी कि जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको किसने कटवाया था? तो वो हो जाएगा बोधि वृक्ष। वो हो जाएगा आपका शशांक जो कि पुष्यभूति वंश का आपका एक शासक था। आगे बढ़ते हैं। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा जब वो 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो जो आपका हर्ष की राजधानी कहां पर होगी? कन्नौज। तो ध्यान रखिएगा, हर्ष का युद्ध और शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जोड़ गया है। नेक्स्ट, बाणभट्ट
हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है और हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो या आपका बिहार पुलिस हो, ये सवाल पूछता ही पूछता है। तो ध्यान रखना है इसको कि हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन है, वो है आपके बाण भट्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन कौन है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। सवाल ऐसे पूछता है कि ये देखिए इनमें से कौन सा हर्षवर्धन का नाटक नहीं है। तो ये आपको तीनों ऑप्शन दे देगा, एक और कोई ऑप्शन दे देगा। तो को ध्यान रखना है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष के समय भूमिकर उत्पादन का छठा भाग होता था। नेक्स्ट, हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी थी। जो तीनों पुस्तकें हैं ये आपके संस्कृत भाषा में ही लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों टाइम है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। देखो यार, पहले आपके हैं 2022 से पहले तो इनसे सवाल बहुत कम बनते थे, लेकिन आपके 23, 24 और 25 के एग्जामों में दक्षिण भारत से भी सवाल आने लगे हैं। तो इसलिए हमें इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता दक्षिण भारत में पल्लव वंश। पल्लव राजवंश का संस्थापक बपदेव था, परंतु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। तो दोस्तों दक्षिण भारत में राजधानी भी पूछते हैं कि कौन सा शासक की राजधानी कहां पर थी। बहुत ध्यान रखना आपको। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखक भारवी इस दौरान में रहते थे, जिन्होंने किराता जुर्नीय नामक पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जो कि आपके 879 से 897 ईस्वी तक ये कार्यकाल था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब असली इसमें जो पढ़ने वाला वो ये है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके स्टेटिक के भी नजरिए से और दक्षिण भारत के भी नजरिए से। नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की। वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम पीढ़ी को उपाधि धारण की। यह शिव का भक्त था। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। ध्यान रखिएगा कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे कराया था, तो वो हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इस मंदिर को राजा सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसने 10 कुमार चरित्रम नामक पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया है। नेक्स्ट, चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। अब आपका समय है चोल साम्राज्य का। ठीक है, तो चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। राजा विजयालय ने नरकेसरी को उपाधि धारण की। इसकी राजधानी तंजौर थी। तो दोस्तों जो चोलों की राजधानी है वो कौन है आपका, तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुथचन था। चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम ने पल्लव हराने के बाद दंड राम की उपाधि धारण की। बहुत कठिन वर्ड है बाबू। आगे बढ़ते हैं। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पांच को भागना पड़ा। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। असली इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से ये है कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर को
राजराज प्रथम ने ही बनवाया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये दोनों लाइन इस पूरे पैराग्राफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, सबको ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया है। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगकोंड चोलपुरम में बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का भूमिकर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टम था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने बनवाया था। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता था। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। अब का है राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने प्रथम ने कराया था। दोस्तों आपको राष्ट्रकूट में बस यही पढ़ना है और इनकी राजधानी जो है आपकी मानिका और मानेखेट थी। बस ये 2 पॉइंट ठीक कहीं आप नोट्स बनाएंगे राष्ट्रकूट से। इस अधिक आपको पढ़ना भी नहीं है और पढ़ने से कोई आपको फायदा भी नहीं होने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पाल वंश, इसकी स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी और इनकी राजधानी मुंगेर थी जो आज बिहार में पड़ता है। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, आपका वो हो जाएगा धर्मपाल। और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव आपके दान में दिए थे। दूसरा दोस्त कि आपका एक कि गीत गोविंद जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी, तो वो हो जाएगा जयदेव। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि गीत गोविंद की जो रचना है वो जयदेव ने की है। ये भी सवाल पूछता है और इनफैक्ट पूछा भी है। अभी रिसेंट में जो आरपी का एग्जाम हुआ था इसमें मेरे भाई के ही एग्जाम में पूछा था कि गीत गोविंद के रचना किसने की, तो वो आपका जयदेव हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब आपका सिसोदिया वंश, थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की जो राजधानी वो चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय का उपलक्ष्य में बनवाया था। राणा कुंभा संगीत के सर्वाधिक शौकीन थे। 1528 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ था। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि खानवा का युद्ध कब और किसी के बीच में हुआ है, हो जाएगा 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ है। खैर हम बाबर को पढ़ रहे होंगे आपके मध्यकालीन भारत में, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप थे। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ।
इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झाला सादार थे और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अब आपका समय है दोस्तों चंदेल वंश का। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना ननुक ने 831 ईस्वी में की। इसकी राजधानी जो है वो खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी, लेकिन अब जो बाद में थी वो खजुराहो थी। आगे बढ़ते हैं। इस वंश का प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण किया, प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। ये आपका बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों है। दोस्तों दक्षिण भारत में अधिकतर सवाल का मंदिर से ही पूछता है। आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा विजयधर ने 999 ईस्वी में की थी। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, दोस्तों अब इसमें कुछ भी इंपोर्टेंट पॉइंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आपका चौहान वंश। चौहान वंश में आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका एक पॉइंट है कि चंद्र बरदाई, इन्होंने ही आपके पृथ्वीराज रासो लिखा है और चंद्र बरदाई को प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया है। आगे बढ़ते हैं। परमार वंश है आपका। परमार वंश का संस्थापक, तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारानगरी थी। पहले परमार की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। और दूसरा आपने गाँव जरूर सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो यही राजा भोज थे। भोज को कविराज उपनाम से जाना जाता था। इसने भोजपुर झील और भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कराया। नेक्स्ट है, लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाना, लेकिन इसको रिवीजन करना मत भूलना। दोस्तों ये आपके लिए मैंने बहुत भयंकर लाइन लिखी है कि दोस्तों आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, या मत करो, लेकिन जो ये नोट्स हैं दोस्तों, इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तभी जाकर आपको ये सब याद होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार वीडियो देखी बस आपका प्राचीन भारत खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। और दोस्तों जो इसका पीडीएफ है आपका, इसके पीडीएफ का लिंक मैं ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यार वीडियो कैसी लगी और आप अपना जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो प्राचीन भारत हैं इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया तो है ही, लेकिन आप भी बताएं कि क्या ये सच में आपके एग्जाम से रिलेटेबल है कि नहीं है। दोस्तों आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है आप जरूर कमेंट करें, और साथ ही आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आपको डेली ऐसे वीडियो मिलते रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करो। तब मिलते हैं आपसे फिर बहुत ही जल्द, ठीक है। तो तब तक के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद।